Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and you are watching Ayushi Academy. Today we will be talking about a very interesting chapter of class 9th history, that is the rise of nationalism in Europe. ये एक बहुत ही fascinating topic है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन I hope with this presentation we will be able to do it in a very well way. अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, then you can subscribe it. Okay. Uh, सबसे पहले एज यू कैन सी देयर इज दिस पिक्चर। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। उन्होंने 1848 के अंदर एक ड्रीम देखा। उनको एक ड्रीम आया। जनरली हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो काफी अलग होते हैं। कोई अपने करियर के बारे में सोचता है, कोई किसी चीज के बारे में सोचता है। तो इन्होंने वर्ल्ड के बारे में एक ड्रीम देखा। So, as you can see, the dream of worldwide democratic and social republics. ये एक ऐसा ड्रीम था जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी के बारे में ये सोच रहे थे और सोशल रिपब्लिक्स के बारे में ये सोच रहे थे। तो व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग अ टॉर्च एंड होल्डिंग द राइट्स ऑफ चार्टर, जिसके अंदर सारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है वो सब। एंड यू कैन सी अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ पीपल कमिंग अप, ठीक है, एंड गॉड्स आर ब्लेसिंग देम। सो बेसिकली व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, as you can see in this slide, in 1848 फ्रेडरिक सोरियूस ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। सो हम ये देख रहे हैं कि ये वो समय था जब मोनार्की थी। प्रीवियस स्लाइड में हम जाएं अगर, तो देयर वाज मोनार्की, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्की थे, यानी कि मोनार्की किंगशिप नीचे आ चुका था और लोग किसकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, दे वर मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो पहला जो इसमें फिगर है दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, लॉन्ग ट्रेल ऑफ पीपल होल्डिंग डिफरेंट फ्लैग्स, यानी कि लोग अपने अपने झंडे लेकर आ रहे हैं कि अब हमें मोनार्की को हमने गिरा दिया है और मोनार्की को हटा करके हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। जो आप नीचे देखेंगे कि ग्राउंड के ऊपर कुछ मुकुट वगैरह टूटे हुए पड़े हुए हैं, तो ये सिंबल्स हैं। शैटर्ड रिमेन्स ऑन द फोरग्राउंड, दीज आर द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मोनार्की टूट चुकी है और लोग डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर से जीसस क्राइस्ट, एज यू हैव सीन इन द पिक्चर, जो क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं और जो एंजल्स हैं, फ्रॉम द हेवन गेजिंग अपॉन द सीन, यानी कि भगवान जी भी हमें ब्लेस कर रहे हैं कि हम लोग मोनार्की को छोड़ करके डेमोक्रेसी की तरफ जाएं। तो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इनका ये ड्रीम आया था। ये आपका बुक का पहले आप जो पिक्चर है वो यही है। तो इस पिक्चर का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। आगे चलते हैं। सो इफ अ क्वेश्चन कम, explain the print prepared by Frederick Sorio, The Dream of the Worldwide Democratic and Social Republics। तो अगर ये पिक्चर आएगा तो आई होप कि आप लोग इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है, कि लोग आ रहे हैं, लॉन्ग ट्रेल ऑफ पीपल कमिंग अप, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि नीचे शैटर्ड रिमेन्स हैं, टूटे हुए राजा राजा रानी के मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं, और भगवान जी भी ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अब आप लोग मोनार्की को छोड़ के डेमोक्रेसी की तरफ चलो। ये एक विजन था उस टाइम पर। उस समय पर डेमोक्रेसी थी नहीं, बट दिस वाज द विजन व्हिच वाज कमिंग अप। तो आगे चलते हैं। अगला जो आपका फर्स्ट सब यूनिट है उसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो एज यू ऑल नो कि फ्रांस के अंदर जो मोनार्की थी, तो आगे चलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम सबको पता है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, बिफोर 1789 मोनार्की वाज देयर, ठीक है। 1789 से पहले हमारे पास में क्या था, मोनार्की था। मोनार्की था मतलब किंग का रूल था फ्रांस के अंदर। लेकिन 1789 में certain changes occurred
चेंजेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारे चेंजेस आए फ्रांस के रेवोल्यूशन के टाइम पर। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली अगर आप साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को भी खोल के देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, नहीं तो एक पेन और पेपर ले लो, यू कैन राइट इट डाउन सो दैट आपको एक नोट्स के फॉर्म में ये चीजें मतलब लिखी जाए और आपको एक अच्छा हो जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहला जो चेंजेस हुआ दैट इज द पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स। यानी कि फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन आया तो मोनार्की से पावर किसके हाथ में चला गया? कॉमन सिटीजन्स के हाथ में पावर चला गया। नंबर टू, व्हाट हैपेंड वाज द ट्राइकलर फ्लैग वाज चूजन फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए ट्राइकलर फ्लैग को चूज किया गया। Number third, the French was declared as a national language. फ्रेंच को आपका एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। एंड द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। तो जो एस्टेट जनरल था उसको इलेक्ट किया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। एंड न्यू नेशनल एंथम was composed and oaths were taken. So all of these changes happened. तो यानी कि फ्रांस के अंदर मोनार्की को हटा दिया गया, फ्रांस के अंदर पावर कॉमन सिटीजन्स के हाथ में चली गई। तो ये देखकर पूरे वर्ल्ड को लग रहा है अच्छा, अगर फ्रांस के अंदर ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। तो यूरोप के जो बाकी नेशंस हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि अच्छा हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है, हम लोग भी मोनार्की को हटा सकते हैं, किंगशिप को हटा सकते हैं। आगे चलते हैं। सो अनदर क्वेश्चन जो कि आपका आ सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 एंड हाउ इट स्ट्रेंथेंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और कैसे इसने आपके जो नेशन के जो आइडिया है उसको स्ट्रेंथन अप किया है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर कुछ समय ऐसा रहता है कि मोनार्की गिर जाता है, पावर कॉमन सिटीजन्स के हाथ में आ जाता है। जैसे कि आपको पता था कि जैकोबिन क्लब बना था फ्रांस के अंदर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में पावर आ गया था। फिर उसके कुछ समय के बाद में आपके एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर आते हैं फ्रांस के अंदर जिनका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्टे। अब जो ये नेपोलियन बोनापार्टे हैं ये क्या लेकर आए हैं? सिविल कोड ऑफ 1804। यहाँ के लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हमने मोनार्की को गिरा दिया है, पावर कॉमन सिटीजन्स के हाथ में आ गया है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक लीडर आते हैं जो कि लग तो कुछ कुछ मोनार्की जैसे रहे हैं, बट ये जो कोड्स ला रहे हैं, ये जो लॉज ला रहे हैं, दीज आर रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल। तो क्या क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए उसके बारे में बात करते हैं। So number one, he established equality before law. ये equality लेके आते हैं, यानी कि everyone is equal under the law. Nobody is like in a demean position. कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी birth के basis पे कोई privileges नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पता ही है कि फ्रेंच सोसाइटी earlier was divided into 3 estates की nobility है, clergy है और आपका जो थर्ड स्टेट है जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहता है ज्यादातर। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि तीनों स्टेट्स के लोग सब बराबर हैं। ठीक है, लॉ सबके लिए सेम है। नंबर टू, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये लोग जमीन को खरीद सकते थे, अपने पास अपना प्रॉपर्टी रख सकते थे। एंड डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। का मतलब ये है कि वही नोबिलिटी और क्लर्जी की जो प्रिविलेजेस थी उसको हटा दिया गया। नंबर फोर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम था उसको इम्प्रोवाइज किया गया। एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन करेंसी केम अप। कि स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर की, अगर भाई सेंटीमीटर में नाप रहे हैं कोई चीज तो सेंटीमीटर में ही है, किलोमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं तो किलोमीटर में, मतलब एनीथिंग, एक कॉमन सिस्टम रखा गया सब कुछ मेजरमेंट करने का। और जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो ट्रेड वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती थी उसको रिमूव किया गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन जो नेपोलियन आए
उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे नेपोलियन के कोड के, नेपोलियनिक कोड के. सो द ड्रॉबैक्स ऑफ द नेपोलियनिक कोड वर there was lack of political freedom. People were not able to express their opinions कि हाँ politically ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो lack of political freedom था. Then increased taxation was there, taxes बढ़ गए थे. सेंसरशिप लगाया गया था. सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि कुछ भी अगर पब्लिश किया जाएगा तो उसके लिए नेपोलियन की परमिशन ली जाएगी. यानी कि अगर कोई एक आर्टिकल छापना है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उस न्यूज़पेपर के अंदर कुछ प्रिंट होगा तो पहले नेपोलियन से परमिशन लेंगे. कोई अगर एक मूवी आनी है तो उसके लिए नेपोलियन से परमिशन लेंगे कि हाँ भाई ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके की चीज को आप क्या बोलते हो? सेंसरशिप. अगला जो पॉइंट है दैट इज फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी. यानी कि बहुत सारे लोगों को क्या किया जा रहा था? फ्रेंच आर्मी के अंदर भर्ती किया जा रहा था कि ताकि वो आगे आगे जा करके और जगह को क्या कर सके? कॉन्कर कर सके. तो ये वाली सारी चीजें लोगों को कुछ अच्छी नहीं लग रही थी. तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. So, another question which can come, that is, explain the civil code of 1804 of Napoleon Bonaparte and also mention the drawbacks of the Napoleonic code. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में तो आप पहले जो क्या सिविल कोड्स हैं वो भी बता सकते हैं और जो क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं नेपोलियनिक कोड के, यू कैन टेल दैट ऑल्सो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम अपनी अगली सब यूनिट की तरफ चल रहे हैं. दैट इज द सेकंड सब यूनिट, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब देखेंगे कि हमने फ्रांस का तो केस देख लिया कि फ्रांस के अंदर अच्छा जी मोनार्की गिर चुकी है, फिर कॉमन सिटीजन्स के हाथ में पावर आया था और उसके बाद में आपका नेपोलियन बोनापार्टे के हाथ में पावर आ जाता है. अब देखते हैं कि कैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का आइडिया आता है और नेशनलिज्म स्प्रेड अप होता है. सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. In mid 18th century, there was no nation state in Europe. तो 18th century के टाइम पर कोई नेशन स्टेट था नहीं यूरोप में. Now, what is the concept of nation state? That is very, very important. आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि नेशन स्टेट क्या चीज होती है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लैंग्वेज, आइडेंटिटी और कल्चर सब एक साथ में आपस में मिलता है, दैट इज नोन एज नेशन स्टेट. यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ का लैंग्वेज सेम है, जहाँ की आइडेंटिटी सेम है, जहाँ का कल्चर सेम है, यानी कि आपस में ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, तो उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं. जहाँ पे लैंग्वेज, आइडेंटिटी और कल्चर आपस में इंटरकनेक्ट होता है, उस जगह को हम नेशन स्टेट कहते हैं. आगे चलते हैं कि कैसे ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपके यूरोप में आया. जो आपका अगला जो टॉपिक है दैट इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. कि कैसे एरिस्टोक्रेसी आई और कैसे नई मिडिल क्लास आई. So, who were the aristocrats at that point of time? They were wealthy people. They owned estates and townhouses in the countryside. They were socially and politically powerful people. Families connected by marriage ties. They used to speak French and they were united by a common way of living. यानी कि सब कुछ common था. The peasants, they were poor people, didn't have much land, they were in majority, they were not powerful. All of these things were there. So, कहने का मतलब ये है कि जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो वेल ऑफ पीपल थे यूरोप के अंदर, बहुत ज्यादा जिनके हाथ में पावर था. और बेचारे आपके गरीब लोग, पेजेंट्स जो थे, उनके पास में कुछ पावर नहीं था, लैंड नहीं था, पावर नहीं थी. तो अब आगे चलते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास, एक तो एरिस्टोक्रेट्स हो गए, एक पेजेंट्स हो गए, तो उनके बीच में एक राइज होता है, द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. अब वो मिडिल क्लास क्या करेगी कि यूरोप के अंदर सारी चीजें एकदम अच्छे से होने लगे. मूविंग फर्दर, द राइज ऑफ मिडिल क्लास.
मिडिल क्लास कौन से लोग होते हैं? दे आर नीदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर, ज्यादा गरीब भी नहीं है ज्यादा अमीर भी नहीं है, दे आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए, तो इनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। क्या होता है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप होता है ना, वहां पर ऐसे आइडियाज आते हैं कि नेशनल यूनिटी आना चाहिए और क्या होना चाहिए, अबॉलिशन होना चाहिए एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, कि एरिस्टोक्रेट्स लोगों को जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, वो सब हट जाने चाहिए और सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ आपके मिडिल क्लास लोग आते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन बनता है। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन अरिस्टोक्रेट्स, पेजेंट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है टॉपिक, लिबरल नेशनलिज्म। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो साइमल्टेनियसली यू कैन मार्क इट डाउन। आप साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी खोल के रखो, साथ में अपने नोट्स के लिए एक नोटबुक भी खोल के रखिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी साथ साथ में मार्किंग करते जाइए और साथ साथ में यहाँ से नोट्स बनाते जाइए। तो जब आप दोनों चीजों को साथ में देखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है और क्या इसका मीनिंग है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो लिबरल नेशनलिज्म का पॉलिटिकली ये मतलब है कि एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। जो रिच क्लास है उसको, मतलब जो एरिस्टोक्रेसी के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन है, उस डिफरेंशिएशन को हटा दिया जाए। गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि लोगों के अग्रीमेंट से हो, यानी कि एवरीबडी इज इक्वल, लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी फ्री। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, यानी कि सारी चीजें लॉ के अंतर्गत बराबर है। एंड एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का एंड होना चाहिए। एंड और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट शुड बी देयर। आगे चलते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर सोशली? ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म का सोशली क्या मतलब है? सोशली लिबरल नेशनलिज्म का ये मतलब है कि यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, यानी कि वोटिंग राइट सबके पास होने चाहिए, वेदर इट्स मेन और विमेन। मेन के पास भी वोटिंग राइट हो, विमेन के पास भी वोटिंग राइट हो, सब कुछ, सबको बराबर राइट टू वोट मिले ताकि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट को इलेक्ट कर पाए, चूज कर पाए, है ना। सो इक्वल पॉलिटिकल राइट शुड बी देयर। तो लिबरल नेशनलिज्म का ये मतलब है सोशली। आगे चलते हैं, मूविंग फर्दर। What did liberal nationalism stand for economically? Economically क्या मतलब है? द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स का फ्रीडम होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, यानी कि मार्केट में ये ना हो कि गवर्नमेंट ही सब कुछ रेगुलेट करती जा रही है या जो मोनार्क है वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं गुड्स और कैपिटल्स पे, उसको भी हटा देना चाहिए और आगे चीजें ठीक ठाक से होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लिबरल नेशनलिज्म इकोनॉमिकली ही क्या समझते हैं उससे, वो आगे कंटिन्यूटी हो रहा है उसका। दैट इज मल्टीपल करेंसीज एंड वेट्स एंड मेजर्स। तो यानी कि
अब अ, क्या था वहां पर, मल्टीपल करेंसीज थी, वेट्स एंड मेजर था। तो मल्टीपल कस्टम बैरियर्स वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। अगर बोल रहे मल्टीपल कस्टम बैरियर्स लगा दिए गए, यानी कि अगर कोई चीज ट्रेड करना है तो भाई ये टैक्स भी भरो, ये भी भरो, ये भी भरो, इंपोर्ट टैक्स अलग, एक्सपोर्ट टैक्स अलग, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज का अलग टैक्स भरो, मतलब कई तरीके के अगर टैक्स लगा देंगे तो इकोनॉमिक एक्सचेंज में इकोनॉमी को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो बोल रहे थे कि जो मल्टीपल कस्टम ड्यूटीज जो लगाया जाता है, कस्टम बैरियर्स लगाया जाता है, उसको हटाया जाए, ऐसा प्रोविजन करने के लिए कह रहे थे। सो इन 1834 अ कस्टम यूनियन नेम्ड Zollverein was formed and started by Prussia। तो 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाई जाती है जिसका नाम था Zollverein, और मैनी जर्मन स्टेट्स ज्वाइन लेटर, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया लेटर ऑन। एंड दिस यूनियन, जो ये यूनियन थी Zollverein, दिस यूनियन अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, जो भी टैरिफ बैरियर्स लगते थे, जो कि टैक्सेस वगैरह के बैरियर्स लगते थे, तो उनको हटाया गया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, यानी कि जो इतनी करेंसीज बना रखे, ये करेंसी, वो करेंसी, ये, तो उसको 30 करेंसीज थी, उसको 2 करेंसीज में ले आए ये लोग। एंड प्रमोटेड रेलवे नेटवर्क्स, की रेलवेज को भी प्रमोट किया गया, रेलवे नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, तभी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा और लिबरल नेशनलिज्म की पॉलिसी आ पाएगी। मूविंग फर्दर, सो अगर आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक्सप्लेन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, और आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं। अब एक टर्म आता है जिस टर्म का नाम है कंजर्वेटिज्म, ठीक है। एक हमने लिबरल लोग पढ़ लिए, लिबरल मतलब दोज हु आर यू नो हैविंग अ फ्री ओपिनियन। अब हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल फिलोसफी दैट stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change। यानी कि एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनली जो चीज चलती आ रही है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कस्टम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट हो रही है क्विक चेंज से, उससे भी ये कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, एक ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म आया 1815 में, वो क्या है? दैट इज नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू एंड नेपोलियन गॉट डिफीटेड। तो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्रांस के अंदर किसका रूल आ गया था? नेपोलियन का रूल आ गया था, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, फर्स्ट सब यूनिट के अंदर। तो नेपोलियन का रूल आ गया था। अब इधर कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। सो ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया वर कंजर्वेटिव कंट्रीज। इनको क्या लग रहा था कि जो नेपोलियन है ना, वो बड़े ऐसे कानून ला रहा है जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्रीज में भी हो सकता है कि मोनार्की पूरी तरीके से खत्म ही हो जाए, किंगशिप खत्म ही हो जाए, राजा का रूल खत्म ही हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, नेपोलियन के साथ ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया की एक बैटल होती है 1815 के अंदर। उस बैटल का नाम है द बैटल ऑफ वाटरलू, और उस बैटल के अंदर जो आपके नेपोलियन होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं। एंड ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया वर कंजर्वेटिव कंट्रीज, they followed conservatism and undo Napoleon changes। और इन लोगों ने क्या किया, जो नेपोलियन के जो चेंजेस होते हैं उनको अंडू किया, यानी कि मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, चर्च
power was restored, social hierarchy was restored, autocratic rule re-established, and adopted censorship. यानी कि इन कंट्रीज ने जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया, नेपोलियन बोनापार्टे को डिफीट कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? मोनार्की को रिस्टोर किया, चर्च की पावर को फिर से रिस्टोर कर दिया, सोशल हायरार्की जो डिविजन्स हो रखे थे उसको फिर से बोला हाँ जी फिर से ये डिविजन्स को ले आते हैं, ऑटोक्रेटिक रूल को फिर से ले आते हैं, फिर से अडॉप्ट कर लेते हैं सेंसरशिप को। यानी कि जो जो उनसे रूल्स आपके नेपोलियन ने बोला था कि ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला नहीं 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 ये सब वापस से होना चाहिए। तो these people were conservative in approach, these countries were conservative in approach। तो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी हमने लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा, अभी हमने कंजर्वेटिज्म पढ़ा, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो क्या होता है? ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया साइन करते हैं 1850 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है 1815 के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है? बोरबॉन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर वापस से बोरबॉन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाता है। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Prussia was given important new territories on its western frontiers. Austria got control over the northern Italy and the Russia got capture of Poland. तो क्या होता है? फ्रांस के अंदर बॉर्बन डायनेस्टी आ जाती है। जो स्टेट्स होती हैं जो कि फ्रांस की बाउंड्रीज के आसपास होती हैं, उनके वहां पर काफी ज्यादा वो रखा जाता है पहरा काइंड ऑफ, कि फ्रांस के अंदर कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, ताकि वो आसपास की जगहों के अंदर मोनार्की को स्प्रेड अप, मतलब मोनार्की को हटाने की ऐसी कोई बात ना हो जाए। प्रशिया was given importance, ऑस्ट्रिया नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल ले लेता है, और रशिया वाला जो रीजन है वो पोलैंड को भी कैप्चर कर लेता है। अब आगे चलते हैं। So another question number 6, that is explain the concept of new conservatism after 1815 along with the Treaty of Vienna। तो आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, आई होप सो, कि कंजर्वेटिज्म क्या है और साथ में ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन इट वेल। मूविंग फर्दर, अब आपने लिबरल को पढ़ लिया, आपने कंजर्वेटिव को पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। तो द रेवोल्यूशनरीज आफ्टर 1815, 1815 के बाद में 1815 के बाद में क्या होता है? Many liberal national people were not happy with conservatism। जो लिबरल नेशनल पीपल थे वो लोग हैप्पी नहीं थे कि कंजर्वेटिव जो पॉलिसीज आ रही हैं। सो लिबरल नेशनल्स वेंट अंडरग्राउंड आफ्टर 1815। 1815 के बाद में जो लिबरल नेशनल्स थे वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग सीक्रेट ग्रुप्स। और ये लोग क्या करते हैं? सीक्रेट ग्रुप्स बनाते हैं। दे अपोज्ड मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। ये लोग मोनार्की और ऑटोक्रेसी को अपोज करते हैं, एंड दे वांटेड फ्रीडम। और इन लोगों को क्या चाहिए था? फ्रीडम चाहिए था रेवोल्यूशनरीज को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये लोग सीक्रेट ग्रुप्स बनाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। सो एक रेवोल्यूशनरी है जिनका नाम है ग्यूजिपी मजीनी। तो ग्यूजिपी मजीनी जो है, इनका जो, he was born in Genoa in 1807। He was an Italian revolutionary थे, and he was the member of the secret society of Carbonari। ये एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के, कार्बोनरी के। एंड ही was the founder of two secret societies। दो सीक्रेट सोसाइटीज के ये फाउंडर थे। पहला था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप।
एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये इटली की यूनिफिकेशन में बिलीव करते थे ग्यूजिपी मजीनी। तो चलिए आगे चलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो ऐसा आएगा कि राइट अ नोट ऑन द रेवोल्यूशनरीज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ ग्यूजिपी मजीनी। तो आप ग्यूजिपी मजीनी का रोल को हाईलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और रेवोल्यूशनरीज क्या थे उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला, दिस इज योर थर्ड सब यूनिट, दैट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848 तक। मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में खोल के बैठे, साथ में बुक से भी मार्किंग करें और साथ ही साथ में नोट्स बनाएं। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड चैप्टर इन अ वेरी बेटर वे। सो द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक क्या क्या होता है उसको पढ़ते हैं। सो द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। तो दो रेवोल्यूशंस होते हैं। पहला रेवोल्यूशन है आपका जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा है ग्रीक रेवोल्यूशन। तो ये दो रेवोल्यूशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर आपका यूरोप में क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर फ्रांस में क्या होता है और बेल्जियम में क्या होता है, दो केस स्टडीज हैं, उसको समझते हैं। सो इन फ्रांस, द बर्बन किंग्स coronated after the Vienna Congress of 1815 were now overthrown। तो जो बोर्बन किंग्स थे, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में जिनको बना दिया गया था वहां का राजा फ्रांस के अंदर, अब उनको हटा दिया गया। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर जो बोर्बन किंग्स हैं, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्राउन किए गए थे, उनको हटा दिया गया। और फ्रांस के अंदर क्या हुआ, एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि फ्रांस के अंदर अब एक ऐसी मोनार्की आई जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और समवट थोड़ा थोड़ा मोनार्क का भी होल्ड है। एंड लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और राजा भी रहेगा, तो वो कौन से राजा रहे थे, वो राजा थे लुइस फिलिप। ठीक है, फ्रांस के अंदर ये केस सिनारियो हुआ। अब नाउ टॉकिंग अबाउट बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर क्या हुआ, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो पहले जो बेल्जियम नीदरलैंड्स का पार्ट था, बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से अलग हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर आपके पास में ये दो केस स्टडीज है, फ्रांस का और बेल्जियम का, इसको आप अच्छे से करेंगे। आगे चलते हैं। ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीस किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। सो इन 1815 ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन रूल। ग्रीक के लोगों ने ऑटोमन रूल से अलग होने का स्ट्रगल 1815 में स्टार्ट कर दिया। And in 1832, the Treaty of Constantinople recognized Greece as an independent nation। यानी कि जो ग्रीस के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया और 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके अंदर ये बोला गया कि नाउ ग्रीस इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, ताकि जो भी लोग ढूंढ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं और दे वांट अ क्विक रिविजन बिफोर एग्जाम, सो देन डेफिनेटली दे कैन रेफर टू इट। आगे चलते हैं, मूविंग फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8, explain the age of revolutions 1830 to 1848, highlighting the July Revolution and Greek Revolution। तो आपको एज ऑफ रेवोल्यूशंस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही सब जो हमने स्टोरी को डिस्कस किया आपको ये बताना है, और जुलाई रेवोल्यूशन भी बताएंगे और ग्रीक रेवोल्यूशन भी आप बताएंगे।
मूविंग फर्दर, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब क्या होता है, कंट्री के अंदर एक रोमांटिक इमेजिनेशन होती है और एक नेशनल फीलिंग होती है। तो इधर रोमांटिसिज्म वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रोमांटिसिज्म हियर? रोमांटिसिज्म का इधर मतलब है अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। यानी कि एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसके अंदर आपका पूरा एक नेशनल सेंटिमेंट डेवलप हो जाए, उसको आप नेशनल सेंटिमेंट कहते हैं। एक प्रोमिनेंट फिगर है जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड। जोहान गॉटफ्राइड, ही इज अ जर्मन फिलोसोफर, द रियल जर्मन फिलोसोफर है, और इन्होंने ये बोला कि द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल। यानी कि अगर आपको लोगों के कल्चर के बारे में जानना है, तो आप कॉमन लोगों के साथ बैठो, कॉमन पीपल के साथ बैठो, तो आप उनका कल्चर समझ सकते हो। एंड कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। जो कल्चर है वो ही नेशन का ट्रू स्पिरिट है। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में आओगे, इंडिया के लोगों के साथ रहोगे, तो आपको इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलेगा। आप यूरोप में चले जाते हो तो आप यूरोप के लोगों के साथ रहोगे, उनके जैसा खाओगे, उनका जैसा वेयरिंग को अडेप्ट करोगे, अडॉप्ट करोगे। तो ये सारी चीजों से आपको वहां का कल्चर आ जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि लैंग्वेज to played a crucial role in developing national sentiment. लैंग्वेज जो होती है, हमारी जो भाषा होती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने में। द यूज ऑफ पॉलिश जो लैंग्वेज है, came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. तो जो पॉलिश लैंग्वेज का यूज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि जब लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज यूज करने लगे, तो वो रशिया के डोमिनेंस को दिखाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रगल के फॉर्म में सामने आया। तो यानी कि लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नेशनलिज्म को दिखाने के लिए। मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट को समझते हैं। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. 1830 का जो समय था वो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था। क्या था? यहाँ पर राइज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, विच लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम सबको तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते, है ना? सो दिस लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो रहा था? स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन ousted by cheap made गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। यानी कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उनको वर आउस्टेड बाय चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। यानी कि जो मशीन मेड गुड्स, इंग्लैंड से जो गुड्स आ रहे थे वो मशीन मेड थे, तो इसलिए, और वहां के जो गुड्स थे वो हैंड से बन रहे थे, तो ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव थे, तो वो उसको बीट नहीं कर पा रहे थे। मशीन मेड गुड है तो वो सस्ता भी होगा, इजी टू यूज होगा, है ना? So, the rise in food prices और bad harvest left the country poorer. और क्या हो रहा था कि फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, हार्वेस्ट अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से कंट्री के अंदर और ज्यादा क्या हो रहा था, गरीबी आती जा रही थी। चलिए आगे चलते हैं। Another point, another point in this topic only, that is the hunger, hardship and popular revolt. इसके अंदर जो points है, that is in 1848 protest in Paris due to food shortages and widespread unemployment. तो पूरा पेरिस के अंदर प्रोटेस्ट होने लगे कि फूड शॉर्टेज हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब जब पेरिस के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो लुइस फिलिप, जो कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, वो फ्रांस से भाग गए। लुइस फिलिप रैन अवे
and the National Assembly was formed to declare France a republic nation. और क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिसके अंदर बोला गया कि फ्रांस क्या है, एक रिपब्लिक नेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन इन द सेम सब टॉपिक, दैट इज द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो क्या क्या होता है इन 1848, चेंजेस मेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। जब नेशनल असेंबली बनाया गया तो क्या क्या चेंजेस आते हैं 1848 में फ्रांस के अंदर जब नेशनल असेंबली बनाया गया। सो पहला चेंज वाज वोटिंग राइट्स टू ऑल मेल अबव 21 वाज ग्रांटेड, कि सबको, सारे जितने भी मेल्स हैं, तो मेन जितने भी हैं 21 ईयर्स से अबव, उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर अभी भी विमेन को राइट नहीं दिया गया है, विच इज अगेन वेरी प्रॉब्लमैटिक। द राइट टू वर्क वॉज गारंटेड, कि हाँ जी सबको काम करने का अधिकार है, ये दिया गया। अब 1845 के अंदर क्या होता है, सिलीशिया के अंदर एक रिवोल्ट होता है। In 1845 a revolt happened in Cilicia. So weavers in Cilicia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. तो इसमें क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं सिलीशिया के अंदर, उनका एक रिवोल्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में, क्योंकि जो वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने बोला था कि वो जब आप टेक्सटाइल्स वगैरह बना के हमें दोगे तो उसके बाद में हम आपको पेमेंट करेंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया, उनकी पेमेंट कम कर दी। तो वीवर्स ने रिवोल्ट किया सिलीशिया के अंदर 1845 में। तो अगेन यू हैव सीन कि हंगर क्या होता है, हार्डशिप क्या होता है, और पॉपुलर रिवोल्ट अलग अलग जगह पर कैसे हो रहे हैं। तो 1845 का सिलीशिया रिवोल्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, अनदर टॉपिक। इसके अंदर हम बात करेंगे कि 1848 के अंदर द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल्स ने क्या क्या रिवोल्ट किया। द रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये रेवोल्यूशन किसने लीड किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने लीड किया। एंड देयर डिमांड्स वर टू हैव, क्या क्या इन लोगों ने डिमांड्स करी। सबसे पहले इन्होंने डिमांड किया टू हैव अ नेशन स्टेट, कि हमारा क्या होना चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए। नंबर 2, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स शुड बी देयर। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की डिमांड करी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में क्या क्या होना चाहिए, वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए ताकि हम अपनी बात कह सकें। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा तो ही हम सारी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये डिमांड समझ में आ गई कि जो रेवोल्यूशन हो रहा है लिबरल्स का, वो उन्होंने दो डिमांड करी, नेशन स्टेट की और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। मूविंग फर्दर, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब क्या होता है, इन ऑन 18th May 1848 द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, द मिडिल क्लास पीपल came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। अब जर्मनी के अंदर ये केस चल रहा है कि जो जर्मनी के अंदर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, वहां पर जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट एक सिटी है उसके अंदर इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, कि पूरा क्या है, जर्मन क्या है, एक नेशनल असेंबली बने। और 831 elected representatives marched in festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। सो क्या होता है कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो एक फेस्टिव प्रोसेशन के अंदर आगे आते हैं और फ्रैंकफर्ट
पार्लियामेंट के अंदर मार्च करते हैं, कन्वीन्ड इन दी चर्च ऑफ सेंट पॉल चर्च के अंदर इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी, हमें ऐसा जनरल असेंबली चाहिए, ऐसा ऐसा 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर इकट्ठे होते हैं. Another point, they drafted a constitution for German nation to be headed by a monarch subject to a parliament. वो एक ऐसा संविधान बनाते हैं, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं फॉर अ जर्मन नेशन, जर्मनी के नेशन के लिए, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क एंड सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. यानी कि मोनार्क होगा और पार्लियामेंट से हेडेड किया जाएगा. सो फ्रेडरिक विलियम फोर रिजेक्टेड इट एंड अपोज द इलेक्टेड असेंबली. तो वहां के जो राजा थे फ्रेडरिच विलियम फोर, उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा. उनको लगा कि भाई मेरी मोनार्की की पावर क्यों कम होए, तो उन्होंने इसको अपोज कर दिया और उन्होंने अपोज कर दिया इस इलेक्टेड असेंबली को. चलिए आगे चलते हैं. सो इन 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, monarchs realized the importance of granting concession to the liberal nationalist revolutionaries for preventing unrest in the society. जितने भी मोनार्क्स थे उनको धीरे धीरे ये इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी कि जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, हमें उनको कुछ ना कुछ कंसेशन तो देना पड़ेगा. अगर नहीं देंगे तो फिर हो सकता है कि मोनार्की पूरी तरीके से ही हट जाए. तो इसलिए हमें मोनार्क्स को रियलाइज हुआ कि इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, कंसेशन देना पड़ेगा लिबरल नेशनलिस्ट को, ताकि सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके के अनरेस्ट से बचा जा सके. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominions and in Russia. तो serfdom को हटाया गया. जो bonded labor का concept था कि लेबर जो रहेगी वो हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया के अंदर हटाया गया. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हंगेरियंस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन 1867. हंगेरियंस को 1867 के अंदर बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई. चलिए मूविंग फर्दर. Now coming to the fourth subunit, that is the making of Germany and Italy. This is again very very important because the making of Germany and Italy ये अपने आप में बहुत important topic है. So mark this unit, fourth subunit as very 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 important. बोर्ड एग्जाम के अंदर definitely यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा. चलिए आगे देखते हैं. सो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, दो केस स्टडीज है हमारे पास, जर्मनी की और इटली की. इसको समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की. So, the nationalist feelings were widespread among the middle class Germans. तो कह रहे हैं जो मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वो काफी लार्ज स्केल पर थी. उन सबको लग रहा था कि हमारे अंदर देशभक्ति की नेशनल फीलिंग्स आ गई थी. Who in 1848 tried to unite different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. तो 1848 के अंदर जर्मन्स ने जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर, नेशन स्टेट के अंदर डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करने की कोशिश करी. दिस लिबरल इनिशिएटिव to nation building was supported by large landowners called the Junkers of Prussia. तो ये जो नेशनल फीलिंग्स थी जिसमें मिडिल क्लास आ रहे थे, साथ में लार्ज लैंड ओनर्स आ रहे थे जिनको हम जंकर्स कहते हैं प्रशिया के. सो ऑल ऑफ देम केम टुगेदर एंड फ्रॉम देन ऑन Prussia took on the leadership of the movement for national unification. और प्रशिया ने भी कोशिश करने लगा फॉर द लीडरशिप फॉर द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन. तो यानी कि मिडिल क्लास, जंकर्स जो कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स है, और प्रशिया एज अ, ठीक है. तो इन प्रशिया ने भी कोशिश किया ताकि नेशनल यूनिफिकेशन हो सके. आगे चलते हैं. So its chief minister, Otto von Bismarck, very very important person.
ठीक है, आपको इनका नाम बहुत अच्छे से याद करना है। ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क was the architect of this process. बिस्मार्क ने क्या किया? Carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. Otto von Bismarck एक बहुत ही prominent figure है, prominent personality है, जिन्होंने प्रशियन आर्मी की मदद से जर्मनी को यूनिफाई करने का काम किया। और सो 3 wars over 7 years, 3 wars चली। अ, 3 wars चली किस किस के साथ में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। सो विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 वॉर चली, एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री। प्रशिया की विक्ट्री होती है, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। सो ऑटो वॉन बिस्मार्क proclaimed the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia। तो जो ऑटोमन बिस्मार्क हैं, उन्होंने उनकी मदद से, उनकी वजह से आपका जो ये पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन है ये होता है, और जर्मनी को एक नेशन स्टेट के रूप में देखा जाता है। और उनका जो न्यू जर्मन एम्पायर के जो हेड है वो कौन बनते हैं? आपके केजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। सो आई होप आपको जर्मनी का केस स्टडी आपको समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर, इटली यूनिफाइड। सो अब हम इटली का केस समझेंगे कि इटली के अंदर क्या होता है। इन 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। तो इटली के अंदर 7 स्टेट्स में बटा हुआ था इटली हमारा, और उसके जो एक राजा थे सर्डेनिया पीडमोंट जो जगह थी, वो सिर्फ एक इटालियन प्रिंसली हाउस से रूल होता था। और जो इटली का जो नॉर्थ पार्ट था, द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। इटली का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के पास था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। सेंटर वाला रीजन पोप रूल करते थे। जो सदर्न रीजन था, द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन। सदर्न रीजन आपका बॉर्बन रीजन, बॉर्बन किंग्स जो थे स्पेन के, उनके थ्रू रूल किया जाता था। एंड ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। Giuseppe Mazzini के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने यंग इटली नाम का सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन कैसे पूरे इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। तो मूविंग फर्दर, द चीफ मिनिस्टर काउंट केवर। तो केवर जो चीफ मिनिस्टर थे अंडर किंग विक्टर इमानुअल टू, लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। जो चीफ मिनिस्टर थे केवर, उन्होंने किंग विक्टर इमानुअल टू के अंदर एक मूवमेंट लेड किया टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour। Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। तो एक डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू फ्रांस के साथ में, जिसके केवर हेड थे, और उन्होंने सर्डेनिया पीडमोंट को यूज किया। सर्डेनिया पीडमोंट सक्सीड होता है इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में। And apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। तो रेगुलर ट्रूप्स तो वैसे भी ज्वाइन करते ही हैं, खैर, लेकिन एक प्रोमिनेंट फिगर है, दैट इज ग्यूजिपी गैरिबाल्डी। ये भी इस लड़ाई को, मतलब इस ट्रूप्स को, आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। So in 1860, they marched into the southern Italy and the kingdom of the two Sicilies, and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers।
तो जो सदर्न वाला रीजन था ना इटली का, वहां पर स्पेन के रूलर्स रूल करते थे, तो इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट किया और जो वहां के स्पेनिश रूलर्स थे उनको भी हटाया गया। इन 1861 विक्टर इमानुअल टू was proclaimed the king of यूनाइटेड इटली। 1861 के अंदर विक्टर इमानुअल टू को प्रोक्लेम किया गया द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आयुषी एकेडमी। एंड इसका जो आगे एक दो छोटा छोटा यूनिट रह रहा है उसको मैं आगे की वीडियो में डेफिनेटली कवर अप करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और बस हमारा थोड़ा सा ही पार्ट रह रहा है, दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है और दो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शंस रह रहे हैं, तो उसको हम बाद में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके नोट्स बनाना, बुक को साइमल्टेनियसली साथ में खोल के रखना, साथ साथ में देखना, तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड जय माता दी। थैंक यू सो मच।